हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। हम बात करेंगे कि एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं और क्यों करना पड़ता है हमें। क्योंकि जब तक ये बात अपने को समझ में नहीं आएगी तब तक फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमें टॉपिक जो है परेशान करता रहेगा। तो सबसे पहले अगर अपन ये देखें कि जो भी एक एनपीओ को पैसा मिलता है वो दो तरह का पैसा हो सकता है। एक होगा जनरल फंड, दूसरा होगा स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड से मतलब ये होता है कि ऐसा फंड जो किसी भी काम में आप ले सकते हो। स्पेसिफिक फंड मतलब ऐसा फंड जो एक स्पेसिफाइड काम के लिए होता है, वो स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। से फॉर एग्जांपल आपको कहता है प्राइज के लिए ये पैसा दिया जा रहा है, तो उसे आप कहोगे प्राइज फंड। अगर मान लीजिए स्टेडियम के लिए पैसा दिया जा रहा है तो आप उसे कहोगे स्टेडियम का पैसा, स्टेडियम फंड। अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है पवेलियन के लिए तो आप उसे बोलोगे पवेलियन फंड। अगर आपको बोला जाता है बिल्डिंग के लिए है तो उसे आप कहोगे बिल्डिंग फंड। तो कहने का मतलब ये है ऐसा पैसा जो कि आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राप्त किया है, मतलब एनपीओ ने अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राप्त किया है तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक फंड। और उसकी हमें अकाउंटिंग अलग अलग करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मेडल फंड होता है। मेडल फंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंड जो आपने बनाया है मेडल्स देने के लिए। स्कॉलरशिप फंड का मतलब एक ऐसा फंड जो आपने बनाया है स्कॉलरशिप देने के लिए। बिल्डिंग फंड का मतलब बिल्डिंग के लिए बनाया गया फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, ये कई तरह के फंड्स हो सकते हैं। तो फंड का मतलब क्या होता है? स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको जो पैसा मिलता है उसे हम कहेंगे फंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इस फंड को और इसके ऊपर मिलने वाला कोई भी इनकम को हम किसी और काम में यूज नहीं कर सकते। अब साहब इससे क्या मतलब हुआ आपका? से फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एनजीओ को, एनपीओ को 1 लाख रुपए दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 1 लाख रुपए दिया। हमने कहा जो स्कूल के अंदर मेरिट में आएगा या डिस्ट्रिक्ट में जो मेरिट में आएगा उसे हमें जो है मेडल देना है, मेडल देना है। अब आपको पता है कोविड की वजह से एग्जाम हुए नहीं, या एग्जाम नहीं हुए तो मेरिट लिस्ट बनी नहीं है। तो मेरिट लिस्ट नहीं बनी है तो क्या किया? वो पैसा वैसे का वैसा पड़ा रहा। पैसा पड़ा रहा तो इस पैसे को वो खर्च नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? उस पैसे को रखेंगे और नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे उसको। तब तक ये क्या करना है? इस पैसे को उन्होंने लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, लाइबिलिटीज। दूसरी बात, ये पैसा अगर उनके कोई काम नहीं आ रहा तो इस पैसे को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट किया? मान लेते हैं बैंक में। तो बैंक के अंदर इंटरेस्ट मिला हमें 10,000 रुपीज का। तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 इस फंड में पड़ा रहेगा हमारा मेरिट मेडल फंड के अंदर। और इस 1,10,000 को वो यूज किसके लिए करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मेडल देने के लिए करेंगे। जब भी होगा तब देंगे, जब तक नहीं होगा तब तक ये मेडल फंड में ही पड़ा रहेगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर की हमें जो जो सोर्सेस से पैसा मिलता है अलग अलग फंड्स को हम उसके हिसाब से लिखेंगे। कैपिटल फंड और रेवेन्यू फंड दो चीजें आपको पता होगी। क्या होता है कैपिटल फंड और क्या होता है रेवेन्यू फंड? कैपिटल फंड का मतलब एक ऐसा फंड जो आप बैलेंस शीट में अकाउंटिंग करोगे जिसको। रेवेन्यू फंड का मतलब एक ऐसा फंड जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करोगे। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कैपिटल फंड की बात कर रहे हैं, जो कि हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक फंड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। यहां तक बात समझ में आती है? क्लासिफिकेशन होने के बाद में जो भी आपके कैपिटल फंड्स हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, जो रेवेन्यू फंड्स है उसे हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। इससे क्या फायदा होता है? आपको ट्रैकिंग करने में फायदा होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। फिर आते हैं साहब कुछ एक एग्जांपल्स करके देखते हैं जिससे अपने को समझ में आए कि भाई प्रैक्टिकली ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है।
तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एग्जांपल इसके अंदर कहता है हाउ विल यू शो द बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई फंड नहीं दिया हुआ है, फंड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसे हम रेवेन्यू आइटम मानेंगे। रेवेन्यू आइटम का मतलब कहाँ लिखना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो हाउ विल यू शो दिस, तो हम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। विच साइड, ऑन द एक्सपेंसेस साइड। और इससे हम सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। अगर कोई स्पेसिफिक काम आपको नहीं दिया है, कोई स्पेसिफिक फंड का नाम नहीं लिया है, तो जनरल इनकम या एक्सपेंस जैसे अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि हाउ विल यू शो बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साहब इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और एक्सपेंसेस साइड में दिखाएंगे। आती है बात समझ में। नेक्स्ट अगला एग्जांपल कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपीस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट्स 80,000। अभी जितने भी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं किसके हैं, सारे के सारे टूर्नामेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए एक फंड बना रखा है। इसका मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करते हैं उससे रिलेटेड हमारा सवाल है। तो हम यहां पे बनाते हैं साहब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस तरफ लाइबिलिटीज साइड होती है, आपको पता है, लेफ्ट साइड आपकी लाइबिलिटीज, राइट साइड आपकी असेट्स। यहां पे लाइबिलिटीज, यहां पे असेट्स, ये रुपीस का कॉलम, ये रुपीस का कॉलम। अब यहां पे हमें क्या करना है, लाइबिलिटी साइड में हम एक फंड बनाएंगे। किस नाम से फंड बनेगा, ये बनेगा आपका टूर्नामेंट फंड। इसमें आप क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। कितना है आपका ओपनिंग बैलेंस, 2 लाख रुपीस का। इसमें ऐड करना है, जो जो पैसा टूर्नामेंट फंड के लिए आया है उसे हम ऐड करते जाएं, जो जो पैसा टूर्नामेंट फंड के लिए खर्चा करना है वो लेस करते जाना, इतना ही काम करना है अपने को। इसके लिए हमें और कितना पैसा मिला है, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट फंड आपको दे रखा है 80,000। अब लिखेंगे ऐड रिसीप्ट्स, कितना हो गया ये 80,000, ये होता है 2,80,000। इसमें से क्या करना है, लेस करना है। कौन से एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट जिसके लिए आपने फंड बनाया उसके एक्सपेंसेस की बात हो रही है, कितना है 60,000। इसका मतलब 2,20,000 आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड के नाम से आप दिखाओगे। बात समझ में आती है यहां तक। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इजी है अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि इसे हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड की बात करता है तो हम क्या करेंगे, उस फंड से रिलेटेड सारी इनकम, उस फंड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। आती है बात समझ में। आगे देखें अगला क्वेश्चन। प्राइज फंड हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। Further donation received 10,000. Expenses incurred towards prizes are 7,000. फिर कहता है ₹3,000 towards trophies. अब इधर ध्यान देना, फंड किसका बनाया हमने, प्राइज फंड। ये खर्चा कौन सा बता रहा है, ट्रॉफी। इसका मतलब ये वाला खर्चा हम इसमें नहीं लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस, कैश प्राइजेस भी इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, प्राइस फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो किस तरीके से दिखाएंगे, वापस उसी तरीके से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे प्राइस फंड, इसमें लिख देंगे हम ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 1 लाख। फिर क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड करना है डोनेशन रिसीव्ड। प्राइस के लिए हमें डोनेशन कितना मिला है, वो कितना है आपका 10,000। और उसके बाद में क्या है और कोई रिसीट है इसमें, हाँ ये रहा।
इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट। 8% इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया साल भर का? 8,000 एड इंटरेस्ट रिसीव, या इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर नहीं बोला है तो हम रिसीवेबल करेंगे, लेकिन ऐड तो इसमें होगा 8,000। ये कितना हो गया? 1,18,000। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या लेस करना है? प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितने का किया है हमने? 7,000 रुपीज का। 7,000 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा आपका? 1,11,000 आपका बचता है। ये हमारा रहेगा लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्राइज फंड का बैलेंस। यहां तक बात समझ में आती है? एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कहता है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्राइज फंड है 80,000, इन्वेस्टमेंट है 80,000। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल ₹80,000। उसके बाद में कहता है डोनेशन फॉर प्राइज फंड इज 12,000, prizes awarded 14,000, interest received on 10% prize fund investments ₹4,000। इसका मतलब क्या कहता है? इंटरेस्ट हमें 4,000 मिला है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट है हमारा 80,000 का। 10% इंटरेस्ट, इसका मतलब 8,000 मिलना चाहिए। इंटरेस्ट कितना मिला है? 4,000। 4,000 मिला है, 4,000 मिलना बाकी है। तो हम टोटल इंटरेस्ट को लिखेंगे हमारे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने 8,000 लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, वैसे ही हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी 8,000 लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनाना है इधर ध्यान देंगे अपन। ये बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। लेफ्ट साइड वाला लाइबिलिटी साइड, राइट साइड वाला असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्या करना है? हमें लिखना है प्राइज फंड। सबसे पहले लिखेंगे प्राइज फंड, इसे अंडरलाइन कर देना है। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड। ओपनिंग बैलेंस कितना है साहब? 80,000। उसके बाद में जो जो पैसा आया है ऐड कर दे, जो जो पैसा इससे रिलेटेड गया है उसे लेस कर दे। ऐड करते हैं। क्या क्या पैसा आया है हमारे पास में? डोनेशंस रिसीव्ड। कितना डोनेशन रिसीव किया आपने? 12,000 का। ठीक है, और क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 का। और क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल, या एक्रूड इंटरेस्ट भी बोलते हैं इसे अपन, 4,000 का इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये टोटल हो गया हमारा। कितना होता है ये? 1,00,000 रुपीज। इसमें से एक्सपेंसेस कम कर दें, लेस प्राइजेस अवॉर्डेड। प्राइस कितने के हमने दिए हैं? 14,000 के प्राइस अवार्ड किए। कितना हो गया? 86,000। एक और बात ध्यान देने वाली क्या है? यहां पे आपको कहता है एसेट साइड में 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी दिखाना है, 80,000। इससे रिलेटेड एक्रूड इंटरेस्ट भी हम दिखाएंगे 4,000। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। एक और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फाइनली उसका कैपिटल फंड में जाके एडजस्टमेंट करना कैसे है। तो क्या करेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब जो आपने फंड बनाया है उसका खर्चा और उसकी इनकम वहीं पे लिखेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी चीज नहीं जा रही है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, मान लेते हैं कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा और नेगेटिव बैलेंस आ जा रहा है, तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में दिखा देंगे कि साहब इस फंड की वजह से हमारा इतना लॉस हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
Expenditure on construction of pavilion during the year was 6 lakh rupees. Construction work is in progress and not yet completed. Pavilion fund as on 31st March was 8 lakh rupees. Donation for pavilion received was rupees 10 lakh. Capital fund as on 31st of March 2020 is 20 lakh rupees. अब यहाँ पे आपको कैपिटल फंड भी बताता है, पेविलियन फंड भी बनाने बोल रहा है आपको, तो दो दो फंड हो जाएंगे। तो दोनों फंड को अपन किस तरीके से लिखेंगे बैलेंस शीट में, उसको भी समझ लेते हैं। ये बैलेंस शीट बना देते हैं अपन। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में सबसे पहले अपन लिखेंगे कैपिटल फंड। दूसरा फंड कौन सा होगा हमारा, पवेलियन फंड। इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि फंड्स कोई भी हो, सारे के सारे बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में मतलब लाइबिलिटीज में ही लिखना है हमें। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 31 मार्च 2020 को दे रखा है इन्होंने 20 लाख रुपीस। उसके बाद में आ जाते हैं अपन पवेलियन फंड में। पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है साहब, 8 लाख रुपीस। उसके बाद में हमें डोनेशन मिला है, एड डोनेशन रिसीव्ड, 10 लाख रुपीस का डोनेशन मिला। कितना हो गया ये, 18 लाख रुपीस। उसके बाद में हमने जो है कितने का कंप्लीट कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन 6 लाख रुपीस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात, जिस चीज के लिए आपको पैसा मिलता है उसका अगर आपने एसेट क्रिएट कर लिया तो वो अमाउंट वहां से हट जाएगा, उस फंड में से हट जाएगा और कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा। ये बात याद रखना, एग्जाम में अगर आए तो इतना सा करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। वापस रिपीट करता हूं, जो पैसा जिस काम के लिए मिला है वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो अमाउंट वहां से हट जाएगा। से फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिखा है पवेलियन फंड, पवेलियन फंड में 6 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो इस फंड में से 6 लाख रुपए हटाने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं लेस कर देता हूं, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, 6 लाख रुपीस मैं यहां से हटाऊंगा, क्योंकि अब मेरे अकाउंट में इस फंड में सिर्फ 12 लाख रुपीस बचे हैं। ये ट्रांसफर किया कैपिटल फंड में, तो मैं कर देता हूं एड ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड 6 लाख रुपीस। इसका मतलब कैपिटल फंड में बैलेंस 26 लाख रुपीस और पवेलियन फंड में बैलेंस 12 लाख रुपीस। ये पॉइंट अगर आप नहीं लिखोगे एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान देना। उसके बाद में कहता है पवेलियन इन वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस या अंडर कंस्ट्रक्शन। 6 लाख रुपीस का है तो उतने की आप असेट बना दोगे, जितने की एसेट बनेगी उतना ही करस्पॉन्डिंग कैपिटल फंड भी बढ़ता जाएगा। ये होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जितने का कंस्ट्रक्शन हो गया है उतना फंड में से हट जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए पवेलियन फंड से हट गए हैं, कहाँ चले गए हैं, कैपिटल फंड में। और जो कंस्ट्रक्शन हो गया उसकी आपकी एक असेट क्रिएट हो गई, असेट वर्क इन प्रोग्रेस जिसको अपन बोलते हैं, असेट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो हम इस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पैसा मिला है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, उसे इनकम एक्सपेंडिचर जनरल में नहीं लेके जाएंगे। जनरल रिसीट्स होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में, स्पेसिफिक रिसीट्स हो जाता है वो बैलेंस शीट में, उसके नाम का फंड बनाएंगे। अगर मेडल के लिए है तो मेडल फंड, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए तो स्कॉलरशिप फंड, पेविलियन के मिला है पेविलियन फंड, स्टेडियम के लिए मिला है स्टेडियम फंड। तो जिस चीज के लिए मिला है उसके नाम का एक फंड बनाएंगे, कहां पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। और जितने भी उससे रिलेटेड पैसा है उसमें ऐड करो, जितना भी उससे रिलेटेड पैसा चला गया उसमें से कम करते जाएंगे। इस तरीके से हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको वर्कशीट भेज दी होगी,
और नहीं अगर है तो मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप प्रैक्टिस कर लें, अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे बता दें, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय।